हाय एवरीवन। तो आज हम लोग अपनी विजन आईएएस की मंथली मैगजीन करने वाले हैं जनवरी मंथ की। इसके कुछ टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि हम लोगों ने पॉलिटी एंड गवर्नेंस कर लिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस कर लिया है, इकोनॉमी कर लिया है, सिक्योरिटी कर लिया है एंड एनवायरनमेंट भी कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं सोशल इश्यूज़। इसमें आप लोग देख रहे हो 2 ही मेजर टॉपिक है जिसको हमको करना है एंड देन बाकी ये छोटी मोटी न्यूज़। चलते हैं फटाफट से अपने सोशल इश्यूज़ पे और इसको कवर करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो या इकोनॉमी पढ़ना चाहते हो या पॉलिटी पढ़ना चाहते हो, वो लेक्चर्स ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड हैं। इन केस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको पॉलिटी की, इकोनॉमी की और एंशिएंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो पहला टॉपिक है हमारे पास ऑक्सफैम रिपोर्ट ऑन वाइडनिंग ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। तो ऑक्सफैम ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका नाम है टेकर्स नॉट मेकर्स, द अनजस्ट पॉवर्टी एंड अनअर्न्ड वेल्थ ऑफ कॉलोनियल इनहेरिटेंस। ये जो रिपोर्ट है ना, ये आपकी बेसिकली बात करता है कि कैसे दुनिया भर में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आती जा रही हैं। अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं। और अब अगर आप लोग देखोगे तो सिर्फ 5 सबसे अमीर आदमी हैं, जैसे कि आपके इलॉन मस्क हो गए, जेफ बेजोस हो गए। इनके टोटल वेल्थ 2020 से अब तक डबल हो चुकी है, जबकि 5 बिलियन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस और ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनमें बिलियनर्स जिनको कंट्रोल करते हैं, वो लोग अपने वर्कर्स को कम पैसे देते हैं, टैक्स छुपाते हैं और क्लाइमेट क्राइसिस के लिए भी वो लोग बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। समझ रहे हो? तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये देखा जा रहा है कैसे ये इनइक्वालिटी आती जा रही है हमारे समाज में, उसकी बात कर रहा है ये। और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो अगले 10 साल में दुनिया का सबसे पहला ट्रिलियनियर भी बन जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन पूरी दुनिया से गरीबी नहीं हट पाएगी, वो हटने में 230 साल और लग जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सफैम ये सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट को अमीर लोगों पर और कंपनीज पर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए, वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इकोनॉमी को सबके लिए फेयर बनाना चाहिए। समझ में आया? तो अब बात करते हैं ऑक्सफैम की। तो ऑक्सफैम एक इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन है जो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी से फाइट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। इसका फुल फॉर्म है ऑक्सफोर्ड कमिटी फॉर फेमाइन रिलीफ। तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको इस्टेब्लिश हमने किया था ताकि हम पॉवर्टी इरेडिकेशन कर सके, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम कर सके, जेंडर जस्टिस प्रोवाइड कर सके, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब सेक्टर्स पे काम कर सके बेसिकली। तो इसलिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और पहले तो ये सिर्फ इसको यूनाइटेड किंगडम में इस्टेब्लिश किया गया 1942 में, लेकिन आज ये ग्लोबल एनजीओ बन चुका है जो दुनिया भर में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉवर्टी और सोशल जस्टिस के खिलाफ काम करता है। और हर कंट्री में इसका एक लोकल ब्रांच होता है, जैसे इंडिया में है ऑक्सफैम इंडिया नाम से, जो कंट्री स्पेसिफिक इश्यूज पर काम करता है। क्लियर है ये चीज़? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नायरोबी कीनिया में है इसका हेडक्वार्टर। ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, प्रीवियसली इसका हेडक्वार्टर यूके में ही था, बट अब ये शिफ्ट हो गया 2014 में नायरोबी कीनिया में। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की। डीपली अनइक्वल वर्ल्ड कहने का मतलब है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 44% लोग जो है वर्ल्ड बैंक के पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी लाइन का मतलब है वर्ल्ड बैंक ने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि जो भी इंसान पर डे का $6.85 पीपीपी अमाउंट अर्न कर ले रहा है वो गरीब नहीं है, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है। बट जो इससे कम कर रहा है अर्न, वो गरीब कहलाएगा। ठीक है, अब पीपीपी क्या होता है? आपका परचेजिंग पावर पैरिटी। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ा है तो आपको पता होगा ये। इसका मतलब होता है कि जैसे मैं 100 रुपये में इंडिया में कोई चीज़ खरीद रही हूँ और मैं वही चीज़ सेम मैं अगर अमेरिका में खरीद रही हूँ $3 में, तो वो चीज़ मुझे अमेरिका में महंगी पड़ रही है। समझ में आया? तो ये आपका पीपीपी है जो कंपेयर करता है कि सेम करेंसी में आप लोग सेम अमाउंट में कि 2 कंट्रीज़ में कितना सामान खरीद सकते हो। ठीक है, तो अगर जो इंसान $6.85 पीपीपी से कम कमा रहा है पर डे का, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 44% लोग ऐसे हैं। मीनवाइल द रिचेस्ट 1% कंट्रोल 45% ऑफ टोटल ग्लोबल वेल्थ। यानी कि जो अमीर लोग हैं आपके, जो कि सिर्फ 1% है, उनके पास दुनिया के टोटल 45% ग्लोबल वेल्थ है। समझ में आ गया? तो यही वो कह रहा है। और 2024 में हमें देखने को मिला कि वेल्थ इंक्रीज बाय अ रेट 3 टाइम्स फास्टर देन 2023। यानी कि 2023 के कंपैरिजन में 2024 में 3 गुना तेजी से इनकी वेल्थ बढ़ी, जो अमीर लोग हैं। साथ ही मोस्ट बिलियनियर वेल्थ इज टेकन नॉट अर्नड। जो भी बिलियनियर्स हैं उनके उनमें से 60% बिलियनियर्स की उनकी जो वेल्थ है ना, वेल्थ का 60% जो है या तो वो उनको इनहेरिटेंस में मिला है, यानी कि विरासत में मिला है, फादर की
वेल्थ थी फिर उसकी वेल्थ भी वही हो गई है। या तो उनको क्रोइनिज्म का मतलब होता है कि जैसे आप स्कूल के कैप्टन हो, मान लो आपको अपनी कबड्डी की टीम बनानी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप अपनी टीम में ना फेवर करोगे, अपने दोस्तों को लेने की कोशिश करोगे, भले ही उनको गेम आता हो या ना आता हो। तो ये सेम है वही इसका मतलब कि जो लोग शायद उस पोजीशन के लायक नहीं हैं या फिर जो मेरे अपने लोग हैं मैंने उनको फेवर किया है, तो वो फेवर ले लेके वो अमीर बन गए हैं। एंड करप्शन से बन गए। और मोनोपोली का मतलब है किसी एक सेक्टर में उन्हीं का डोमिनेंस है, समझ में आ रहा है। तो इन तरीकों से उनकी जो वेल्थ का टोटल 60% है उन्होंने अर्न किया है। नेक्स्ट है कॉलोनियल इनहेरिटेंस। तो कॉलोनियल इनहेरिटेंस का मतलब है जो आपकी अल्ट्रा रिच लोगों की जो एक्सट्रीम वेल्थ है वो अनअर्न्ड नेचर की है, उन्होंने खुद से नहीं कमाया है, बल्कि ये हिस्टोरिकल कॉलोनियलिज्म एंड मॉडर्न डे कॉलोनियलिज्म का रिजल्ट है। अब हिस्टोरिकल कॉलोनियलिज्म क्या होता है, तो ये आपका वो टाइम था जब जो आपकी अमीर कंट्रीज हुआ करती थी वो गरीब देशों पर कब्जा करते थे और उन पर रूल किया करते थे। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब वो देश आज़ाद हुए तो ये फॉर्मल कब्जा जो है आपका खत्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न डे कॉलोनियलिज्म। मॉडर्न डे कॉलोनियलिज्म जो है ये आपका कह रहा है कि जो आपकी अभी जो अमीर कंट्रीज़ हैं ग्लोबल नॉर्थ के, वो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ पर पावर और कंट्रोल रखते हैं अलग अलग तरीक़ों से, जिनमें पहला तरीका है डिजिटल कॉलोनियलिज्म। डिजिटल कॉलोनियलिज्म कह रहा है कि ये जो है ना, जो आपकी बिग टेक कंपनीज़ हैं ये पूरा डिजिटल इकोसिस्टम जो है अपने अंदर अपने कंट्रोल में रखती है, जैसे कि इंटरनेट वगैरह हो गया, और इससे उनके पास लोगों के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ पर डायरेक्ट पावर आ जाता है। क्लियर है। उसके बाद है एक्सप्लॉयटेटिव कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स। तो जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं ग्लोबल नॉर्थ की, वो पूरी दुनिया के सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करती हैं, वो ग्लोबल साउथ से सस्ता लेबर और रिसोर्सेज वगैरह लेते हैं और उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, वहाँ के लेबर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। तो 1995 से 2015 के बीच इस तरीके से ग्लोबल नॉर्थ ने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करके काफ़ी $242 ट्रिलियन जो है आपका कमाया था। समझ में आ गया। तो ये आपका कह रहा है। इसके बाद है आपका जो बड़े बड़े ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपका IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उन पर इनफॉर्मली ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज ही ज़्यादा कंट्रोल करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं इसका, तो जो G7 कंट्रीज़ के पास IMF और वर्ल्ड बैंक में 41% वोट्स हैं, जबकि उनकी पॉपुलेशन दुनिया की 10% पॉपुलेशन से भी कम है। तो इस तरीके से ग्लोबल नॉर्थ जो है ना ग्लोबल साउथ पे पूरा अपना डोमिनेंस दिखाता है। इसके बाद है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉलोनियलिज्म ऑन प्रेजेंट डे इनइक्वालिटी, यानी कि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो आपका कॉलोनियलिज्म था पूरी दुनिया पर, उसका क्या असर है आज की डेट में जो ये इनइक्वालिटी आ रही है, वो कैसे जिम्मेदार है कॉलोनियलिज्म आज की डेट की इनइक्वालिटी के लिए। तो आपको पता है जो उस टाइम पे जो अमीर कंट्रीज़ थी उन्होंने गरीब देशों पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद उन्होंने उनके रिसोर्सेज जैसे कि सोना, चांदी, ज़मीन अपने फ़ायदे के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया, काफ़ी एक्सप्लॉइट किया उन चीज़ों को, और इस वजह से बहुत बड़ी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पैदा हुई जो हमें आज देखने को मिलती है। साथ ही जो ये कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने अपनी मर्जी से जो कंट्रीज़ की जो बॉर्डर्स होते हैं ना वो डिफाइन कर दिया था, अपनी मर्जी से वो लोग काम कर रहे थे, जिस पे राज कर लिया वो उन्हीं का हिस्सा हो गया, इस तरीके से, बिना ये सोचे कि वहाँ कौन लोग रहते हैं, कैसे ये चीज़ आगे जाके इम्पैक्ट डालेगी। और इस वजह से आज़ादी के बाद बहुत से कंट्रीज़ में आपस में लड़ाई झगड़े हुए बॉर्डर्स को लेके। समझ में आ गया। तो वही बात यहाँ पे ये कह रहा है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुए। साथ ही जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं उनको टैक्स लॉस का सामना करना पड़ा ड्यू टू ग्लोबल टैक्स अब्यूज आर इक्विवेलेंट टू हाफ 49% ऑफ देयर पब्लिक हेल्थ बजट। तो ग्लोबल टैक्स अब्यूज की वजह से जो कम इनकम वाले कंट्रीज हैं उनको हर साल करीब $47 बिलियन का टैक्स का नुकसान होता है। ये अमाउंट उनके पब्लिक हेल्थ बजट के आधे यानी कि 49% के बराबर है ऑलमोस्ट। तो सोचो अगर ये पैसे उनके पास होते तो वो अपने लोगों के हेल्थ पर कितना ज़्यादा खर्चा कर सकते थे, राइट। देन है हमारे पास सोशल डिवीजन। सोशल डिवीजन यानी कि कॉलोनियलिज्म ने ना लोगों के बीच में एक भेदभाव जैसा पैदा कर दिया, जैसे कि रेसिज्म। तो उन्होंने क्या किया, कॉलोनाइजर्स ने एक माइंडसेट सेट कर दिया कि एक ग्रुप जो है वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो सुंदर दिखता है दूसरे ग्रुप से, कलर के बेसिस पे। समझ में आया। देन है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन ग्लोबल साउथ, यानी कि ग्लोबल साउथ में ज़्यादातर ज़मीन कुछ ही अमीर लोगों के पास है, और ये भी कॉलोनियल टाइम से चला आ रहा है जब कॉलोनाइजर्स ने अपनी मर्जी से लोगों को ज़मीन दी थी। समझ में आ गया। साथ ही पुअर हेल्थ इंडिकेटर्स इन ग्लोबल साउथ, ग्लोबल डिस्पैरिटीज़ इन रिसर्च एंड फंडिंग एक्सेट्रा। तो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ में लोगों की हेल्थ भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अमीर देशों में है। इसकी वजह से ये भी एक कॉलोनियल टाइम में उनके हेल्थ सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, ये भी एक रीज़न है। साथ ही रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी ज़्यादा पैसे अमीर देशों में लगते हैं, गरीब देशों में बहुत कम। तो ये भी एक तरीके का कॉलोनियल लेगेसी है जहां नॉलेज और टेक्नोलॉजी पर अमीर देशों का कंट्रोल रहा है।
क्लियर है ये चीज़। फिर आपका जेंडर इनइक्वालिटी, तो कोलोनियलिज्म ने औरतों के ट्रेडिशनल काम और पावर को ख़त्म कर दिया। जब आपका कैश क्रॉप इंट्रोड्यूस हुए, कैश क्रॉप्स ना वो फसलें होती हैं जिनको आप उगाओ मतलब आप प्रॉफिट के लिए उगा रहे हो, बस उनका यूज़ आप नहीं करोगे, समझ में आ गया। तो उस टाइम में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ की ज़मीनों को एक्सप्लॉइट किया है। जो फसल उनके प्रॉफिट के लिए थी, जो उनको हाई प्रॉफिट दे रही थी, वो उगाया है, भले ही वो किसान के काम के लिए हो या ना हो, समझ में आ गया। तो इससे उन्हें हाई प्रॉफिट मिला और इससे क्या हुआ, औरतों का खेती में कंट्रीब्यूशन कम हो गया और वो ज़्यादातर अनपेड काम करने लग गई और ग्लोबल मार्केट से दूर हो गई। तो इस वजह से औरतों की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी कम हो गई, ठीक है। तो ये आपका ये बात कह रहा है जेंडर इनइक्वालिटी। तो ये सारे जो इफेक्ट है ना, ये हमें हिस्टोरिकल कोलोनियलिज्म की वजह से देखने को मिलते हैं। इसके बाद है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया, यानी कि इंडिया में अब किस तरीके की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। तो इसमें पहला है आपका वेल्थ इनइक्वालिटी। तो ये आपका कह रहा है इंडिया में जो सबसे अमीर 1% लोग हैं, उनके पास देश की टोटल वेल्थ का 40% से भी ज़्यादा है अमाउंट, लेकिन जो नीचे के 50% लोग हैं, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन, उनके पास सिर्फ 3% वेल्थ है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ आपकी ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट ने बताया, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी, इस रिपोर्ट ने बताया है ये चीज़। इसके बाद है इनकम इनइक्वालिटी। तो रूरल एरियाज़ में, गाँवों में एक आदमी महीने में एवरेज आपका 4122 रुपीज़ खर्च करता है, जबकि शहर में वही एवरेज खर्चा आपका 6996 हो जाता है। ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 ये बताता है आपका, ठीक है। तो ये दिखाता है कि गाँवों और शहरों के लोगों की कमाई और खर्चे में कितना बड़ा फ़र्क है। इसके बाद है जेंडर पे गैप। तो जेंडर पे गैप आपको बताता है मेल और फीमेल की कमाई में एग्जैक्टली कितना डिफरेंस है। तो इंडिया में जो मेल एंटिटी है, उनके पास वो जितना पैसा कमाते हैं लेबर इनकम, उसका 82% उनके पास जाता है, जबकि औरतों को सिर्फ 18% मिलता है। ये चीज़ हमें वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 से पता चलती है। तो इससे हमें पता लगता है जो फीमेल एंटिटी है, उनको मेल एंटिटी के कंपैरिजन में बहुत ही कम पे किया जाता है। इसके बाद है वेल्थ ड्रेन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे हमारे इंडिया पे, जबकि 1765 से लेके 1900 तक थे, तो यूके ने इंडिया से बहुत सारा पैसा निकाला, करीब आपका $64.82 ट्रिलियन। उसमें से भी ज़्यादा हिस्सा, करीब आपका $33.8 ट्रिलियन टॉप 10% लोगों के पास गया। तो ये दिखाता है कि कॉलोनियल रूल ने इंडिया की वेल्थ को बाहर भेजने में और कुछ लोगों को अमीर बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये दिखाता है कि इंडिया में वेल्थ और इनकम के मामले में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। गाँवों और शहरों में काफ़ी फ़र्क है, मेल और फीमेल एंटिटी की कमाई में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इसके बाद है ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। अब कॉलोनियल पीरियड में किस तरीके से इंडिया की वेल्थ बाहर भेजी गई थी देखते हैं। तो सबसे पहले 1867 में दादा भाई नारोजी ने अपने पेपर इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया में बात उठाई कि ब्रिटेन इंडिया को खून की तरह निचोड़ रहा है, वो इंडिया की टोटल कमाई का 1/4 से भी ज़्यादा हिस्सा निकालकर अपने पास रख रहा है, ठीक है। इसके बाद 1873 में पॉवर्टी ऑफ इंडिया पर उन्होंने और डिटेल में लिखा और 1901 में उनकी एक बुक आई पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में समझाया। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या कह रहा है आपका, ब्रिटिश बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू यानी कि टैक्स लेते थे हम लोगों से, जिससे किसानों की कमाई बहुत कम हो जाती थी और वो गरीब होते चले गए, ठीक है, हाई टैक्सेस की वजह से। इसके बाद है ट्रेड एक्सप्लॉयटेशन। तो इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करता था ब्रिटेन को और वहाँ से बना हुआ महंगा सामान फिर इंडिया में इंपोर्ट होता था और हमारे पास सिर्फ उनको खरीदने के अलावा कोई और चारा नहीं था और इस वजह से इंडिया की लोकल इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई। और 1750 में इंडिया दुनिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 25% करता था, लेकिन 1900 तक आते आते सिर्फ 2% तक करने लगा। तो ये चीज़ है। इसके बाद अदर कंपोनेंट्स अगर मैं बताऊं तो इंडिया की कमाई से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंडिया में उनका राज था, उसका खर्चा चल रहा था, ठीक है। तो वही है होम चार्जेस। इसके बाद है सेंडिंग प्रॉफिट्स बैक टू ब्रिटेन। तो जो भी प्रॉफिट ब्रिटिश कंपनीज इंडिया में कमाती थी वो ज़्यादातर ब्रिटेन भेज दिया जाता था। इसके बाद है करेंसी मैनिपुलेशन। ब्रिटिश अपनी करेंसी की वैल्यू को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे, जिससे इंडिया को नुकसान होता था, ठीक है। इसके बाद है एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी R.C. दत्त एस्टिमेटेड द ड्रेन एट 20 मिलियन पाउंड्स अ ईयर, यानी कि 20th सेंचुरी की शुरुआत में R.C. दत्त ने अंदाज़ा लगाया था कि हर साल करीब 20 मिलियन पाउंड इंडिया से ड्रेन हो रहा था। समझ में आया। तो ये सब मिलकर आपको बताता है कि कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश ने इंडिया से कितना ज़्यादा वेल्थ अलग अलग तरीकों से निकाला है और अपने पास पैसे जमा किए, जिससे इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा है और वो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी का एक बड़ा रीज़न बन गया है। समझ में आ गया। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था जानना। इसके बाद है हमारे पास वे फॉरवर्ड, यानी कि अब आगे इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से लड़ने का क्या सॉल्यूशन है हमारे पास, राइट। तो पहला है नेशनल टारगेट। तो हर कंट्री
कंट्री को अपनी नेशनल लेवल पर इनइक्वालिटी कम करने के लिए प्लान्स बनाने चाहिए और उन प्लान्स में ये भी बताना चाहिए कि वो कब तक इस इनइक्वालिटी को कम कर पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने 4-5 बता दिए प्लान, ये करेंगे पर कोई टारगेट सेट नहीं किया कि कब तक करेंगे। जैसे कि 2025 तक हमें इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, तब वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा प्लान, ठीक है। साथ ही जिन देशों पर पहले रूल हुआ था, कॉलोनाइज कंट्रीज थी जो, उनको अपने पुराने इंस्टीट्यूशन जैसे कि लॉ, गवर्नमेंट सिस्टम, उसको ठीक करना चाहिए या हटा देना चाहिए अगर वो अभी भी इनइक्वालिटी बढ़ा रहे हैं। तो समझ में आ गया, ये वो चीज़ें हैं जो उनको कॉलोनियल टाइम से मिली है। तो अगर वो रूल्स, वो लॉज अभी भी उनके लिए इफेक्टिव नहीं है तो उनको वो हटा देना चाहिए और अपने तरीके से रिफॉर्म्स लाने चाहिए अपने कंट्रीज़ के लिए। साथ ही रिफॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो वोटिंग पावर है वो चेंज होनी चाहिए। ग्लोबल साउथ की देशों को भी ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए ताकि वो उन पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सके जो उनको डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। समझ में आ गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही IMF और वर्ल्ड बैंक जब लोन या ग्रांट दें तो उसको ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस नहीं लगानी चाहिए जिससे गरीब देशों को और प्रॉब्लम हो, जिससे उनका खर्चा जो है ज़्यादा हो जाए। समझ में आ गया, तो ये रूल्स हटा देने चाहिए उनको और ऐसा कुछ करना चाहिए जो वो कर्जा ले भी रहे तो वो एफिशिएंटली चुका पाएँ, ठीक है, और साथ ही उस पैसों से उनका डेवलपमेंट भी हो पाए। फिर है अबॉलिशन ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल वेटो पावर एंड रीस्ट्रक्चरिंग इट्स मेंबरशिप, यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो पावर है जिससे कोई भी बड़ा डिसीजन रोका जा सकता है वो खत्म होना चाहिए और उसके मेंबर्स में ग्लोबल साउथ के देशों को भी परमानेंट सीट मिलनी चाहिए ताकि सबकी बात सुनी जा सके। समझ में आ गया, अभी हमें पता है कि ग्लोबल नॉर्थ का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है तो वो चीज़ खत्म होनी चाहिए। फिर है टैक्सेशन ऑफ द सुपर रिच, यानी कि गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जिससे जो बहुत अमीर लोग हैं उनकी इनकम और वेल्थ पर टैक्स लगाया जा सके, ठीक है। साथ ही जो बड़ी बड़ी आपकी कंपनीज होती है ना, वो टैक्स को बचाने के लिए ऐसे जो टैक्स लॉज होते हैं ना उनमें लूप होल्स निकालती है और उनका इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े। तो अगर ऐसी कोई कंपनी ऐसी हरकतें कर रही है तो हमें उन पर हाई पेनल्टीज लगानी चाहिए ताकि वो ऐसा ना कर सके, टैक्स चोरी ना कर सके। साथ ही डिसमेंटलिंग मोनोपोलीज, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज मोनोपोली बना लेती है मार्केट में कि सिर्फ उन्हीं का कंट्रोल रहेगा, उन्हीं का डोमिनेंस रहेगा, उसको तोड़ना चाहिए और कॉर्पोरेशंस को और रेगुलेट करना चाहिए ताकि वो लोगों को अच्छी सैलरीज दे, क्लाइमेट चेंज पर बात करें एंड जो जेंडर जस्टिस यानी कि विमेंस को एम्पावर करें, उनको चांस दे। ये चीज़ें, इन चीज़ों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही नॉलेज पर जो कुछ लोगों का कंट्रोल है, जैसे पेटेंट रूल्स वगैरह उन्होंने लगा दिए, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं वो अपने मेडिसिन फॉर्मूलाज पे पेटेंट लगा देती हैं, तो वो कम होना चाहिए। ट्रेड और पेटेंट रूल्स को रिफॉर्म करने से इनइक्वालिटी कम हो सकती है। क्लियर ये चीज़। साथ ही है हमारे पास प्रमोशन ऑफ ग्लोबल साउथ साउथ कॉपरेशन, यानी कि ग्लोबल साउथ के देशों को आपस में मिलकर डेवलपमेंट करना चाहिए, एक दूसरे को नॉलेज, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज शेयर करना चाहिए, ठीक है। इससे होगा क्या, उन्हीं का जो वो रिफॉर्म है ग्लोबल साउथ का वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ को अपना इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि वो इनइक्वालिटी कम करने वाली पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले कर सके, ठीक है। इसके बाद है फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स शुड पे रिपेरेशंस, यानी कि कहने का मतलब है कि वो कंट्रीज़ जिन्होंने पहले दूसरी कंट्रीज़ पर रूल किया था उनको अब उन कंट्रीज़ को रिपेरेशन देना चाहिए। रिपेरेशन का मतलब होता है वो पैसा या कोई हेल्प जो उनको उनकी वजह से जो नुकसान का सामना करना पड़ा है उसको वो लोग एक तरीके से रीपे कर सके। समझ में आ गया। इसके साथ साथ उन फॉर्मल कॉलोनियल पावर्स को उन कंट्रीज़ का अनसस्टेनेबल डेट कैंसिल करने में हेल्प करना चाहिए ताकि जो कर्जा वो लोग तब से चुकाते आ रहे हैं बेचारे वो माफ़ कर देना चाहिए अगर वो देश कर्जे के बोझ से जूझ रहे हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ उनको कम कर देना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उनको एक्टिवली काम करना चाहिए ताकि ग्लोबल नॉर्थ का दुनिया की इकोनॉमी पर जो डोमिनेंस है वो ख़त्म हो सके। तो यही है बस, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो। तो अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो यही है बस। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। इसके बाद है हमारे पास इंडियाज़ डिजिटल हेल्थ। डिजिटल हेल्थ का मतलब होता है कि हेल्थ और टेक्नोलॉजी जब साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई मेडिसिन मंगवानी है, मैं किसी एप्लीकेशन का यूज़ करके मेडिसिन मंगवा सकती हूँ। डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो वो मैं किसी एप्लीकेशन के साथ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने हेल्थ का चेकअप कराने के लिए किसी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हूँ, राइट। मुझे अगर दवाइयाँ मंगवानी है तो मैं किसी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हूँ, तो दैट इज़ माई डिजिटल हेल्थ, ठीक है। अब एक बार और इसको ध्यान से समझते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली डिजिटल हेल्थ। तो एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिजिटल हेल्थ का मतलब है जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हैं ताकि सबकी हेल्थ इंप्रूव हो सके। समझ में आया। इसमें क्या क्या आता है, इसमें एक तो डिजिटल हेल्थ एप्लीकेशंस आते हैं जैसे कि ऑनलाइन मेडिकल रिकॉर्ड्स जिसको EHRS कहते हैं, डॉक्टर से वीडियो कॉल करना, टेलीमेडिसिन हो गया या वेरेबल डिवाइसेस हो गया जैसे कि स्मार्ट वॉचेस वगैरह होते हैं जिनसे हम अपनी हेल्थ का ट्रैक रख सकते हैं। अच्छा एग्जैक्टली ये इस तरीके से
तरीके से, और किसी डिवाइस का यूज़ करके हम लोग होता है ना डायबिटीज़ वगैरह चेक कर लेते हैं, शुगर लेवल हाई है लो है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ माय डिजिटल हेल्थ एप्लीकेशन। और दूसरा है हमारे पास डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज, जिसमें आपका AI और बिग डेटा हेल्प करते हैं बड़े डेटा को समझने में। इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स से मेडिकल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और ऑगमेंटेड रियलिटी से मेडिकल काम और भी ईजी हो जाता है। तो सिंपली अगर मैं बताऊं, टेक्नोलॉजी को हेल्थ के साथ मिक्स करके सबको हेल्दी बनाने का तरीका इज माई डिजिटल हेल्थ। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक आर्टिकल में ये बोला है कि इंडिया डिजिटल हेल्थ में दुनिया को नया रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि इंडिया में हेल्थ केयर अभी बदल रहा है। वो शहरों और गाँवों के हेल्थ केयर में जो गैप है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिसेंटली एक आर्टिकल में बोला है कि हो सकता है इंडिया आगे आने वाले टाइम में डिजिटल हेल्थ के मामले में आगे निकल जाए और दुनिया को रास्ता दिखाए डिजिटल हेल्थ के मामले में। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ट्राई कर रहा है अब एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम बनाने का जो कि अर्बन और रूरल एरिया के बीच में जो हेल्थ केयर गैप है ना, उसको कंप्लीट कर सके, फुलफिल कर सके। कैसे कर सके? टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हो गया, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके जो भी हमारे रूरल और अर्बन एरियाज़ के हेल्थ केयर में जो गैप था ना, बेसिकली डिजिटल हेल्थ का इस्तेमाल करके उस गैप को फिल करने का काम। ठीक है, और इंडिया इस तरीके से डिजिटल हेल्थ को एक्टिवली अपना रहा है, और इसके पास स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर DPI भी है, और प्राइवेट कंपनीज भी नए तरीके निकाल रहे हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि इंडिया दुनिया को दिखा सकता है कि अडेप्टेबल हेल्थ केयर सॉल्यूशन कैसे डेवलप करते हैं। बेसिकली इंडिया इज बिकमिंग अ लीडर इन यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मेक हेल्थ केयर बेटर फॉर एवरीवन। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद देखते हैं यहाँ पे इंडियाज डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स, मतलब कि इंडिया ने डिजिटल हेल्थ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ खास इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे कि पहला है सेहत टेली कंसल्टेशन सर्विस फॉर आर्म्ड फोर्सेस फैमिलीज। ये आर्म्ड फोर्सेस के फैमिलीज के लिए है, जिसमें वो डॉक्टर से ऑनलाइन वीडियो कॉल करके अपनी हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं। दूसरा है ABDM यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये एक सिस्टम है जिससे जो हम लोगों का हेल्थ रिकॉर्ड है वो सिक्योरली शेयर हो सकता है, और इसके लिए हमें एक नंबर दिया जाएगा जिसको हम लोग आभा नंबर्स कहते हैं। इसके बाद है आरोग्य। तो ये एक ऐप है जिसमें हमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज मिल सकती है। देन है E-संजीवनी, ये भी टेलीमेडिसिन सर्विस है जो पेशेंट्स को डॉक्टर से ऑनलाइन कनेक्ट करती है। देन है कोविन, तो ये ना कोविड-19 की वैक्सीन जब लग रही थी ना, तब इसको डेवलप किया गया था, उसको मैनेज करने के लिए। आपने इसमें काफ़ी जैसे कोविड इंजेक्शन आप लोगों ने लिए, तो इसी पोर्टल के थ्रू आप लोगों ने वो ऑनलाइन बुकिंग की होगी। देन है E-हॉस्पिटल्स, इससे हॉस्पिटल्स के कामकाज और पेशेंट सर्विसेज और भी ज़्यादा ईजी हो जाते हैं इस एप्लीकेशन से। देन है E-ब्लड बैंक। E-ब्लड बैंक ये ब्लड बैंक्स को मैनेज करने और ब्लड डोनेशन को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। एंड लास्टली ORS, इससे अलग अलग हॉस्पिटल्स कनेक्ट हो सकते हैं ताकि हम लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स बुक कर सके और सर्विसेज ले सके। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इनिशिएटिव्स। इनका नाम अगर आप लोग मेंस आंसर राइटिंग में लिख के आते हो एज एन एग्जाम्पल तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद है प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज डिजिटल हेल्थ केयर हाईलाइटेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के डिजिटल हेल्थ केयर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो हाईलाइट की है, जिसमें पहला है इंट्रोपेरेबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब अलग अलग लोग जो हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, वो आसानी से एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर पाएँ। जैसे कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो ये एक एप्लीकेशन है। इसमें क्या होगा, पूरे इंडिया में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें सबकी हेल्थ केयर, सबकी हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। एक यूनिक हेल्थ ID दी जाएगी उनको, बनाया जाए जिसमें सबकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और पेशेंट एक यूनिक हेल्थ ID से कनेक्ट हो जाएं। तो इससे क्या होगा ना, अगर मुझे फ्यूचर में कोई डिजीज़ होगी, अगर मैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास भी जाती हूँ, किसी दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराती हूँ, और ये एक जो भी मुझे ये नंबर मिला होगा इससे, वो अगर मैं उनके साथ शेयर करूँगी तो उनको मेरा पिछला सारा रिकॉर्ड पता चल जाएगा और एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद हो जब कोविड आया था, कोविड के टाइम पर कोविन प्लेटफॉर्म बनाया था हमने, वहाँ से हम लोगों ने वैक्सीन अपनी बुक की थी, तो वो पूरा एक सिस्टम हो गया था जिससे डॉक्टर्स को भी पता लग गया था हाँ ये बंदा एक वैक्सीन ऑलरेडी ले चुका है, दूसरी लेने आया है। इस तरीके से पूरा सिस्टमैटिक वे में मैनेज हो गया था। ठीक है, तो इसी का एग्जांपल कह रहे हैं। और कोविन की तरह ही बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, जैसे यूविन प्लेटफॉर्म हो गया, आरोग्य सेतु ऐप हो गया, E-हॉस्पिटल एप्लीकेशंस हो गए, इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया।
तो यही है। इसके बाद है पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी साथ में काम कर रहे हैं ताकि नए आइडियाज़ आएँ और हेल्थ केयर ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जैसे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये एक हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर है जिसमें सभी हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ताकि सबका डेटा आपस में शेयर हो सके। ठीक है। तीसरी है फोकस ऑन अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो बेसिकली डिजिटल टूल्स को यूज़ करके हेल्थ केयर को सस्ता और सबके लिए आसान बनाना है। जैसे कि इसमें बात कर रखा है ई संजीवनी पोर्टल का, तो ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सर्विस है, वो दूर के इलाकों को भी हेल्थ केयर से कनेक्ट करती है और इससे बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेशन मिला है। ठीक है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल और भी दे रखा है, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एम्स टू इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विसेज इन द कंट्री। तो ये आपका मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। इसके बाद है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो देखो, इंडिया के पास बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी पॉपुलेशन भी है, इसलिए ये एक परफेक्ट जगह है नए ग्लोबल हेल्थ केयर सॉल्यूशंस को ट्राई करने के लिए। और ये जो तरीके इंडिया यूज़ कर रहा है, इससे हेल्थ केयर का खर्चा कम हो सकता है, सबको हेल्थ केयर मिल सकता है, और जो लंबी बीमारियां होती हैं उनको मैनेज करना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो दुनिया भर में चल रही है ना, इनको हम लोग इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। और इसके अलावा इंडिया में जो आपके अलग अलग सेक्टर्स हैं, क्रॉस सेक्टर पार्टनरशिप जो साथ में काम कर रहे हैं, और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ये सब दूसरे कंट्रीज़ भी अपना सकते हैं, खासकर वो कंट्रीज़ जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और जहाँ हेल्थ केयर पहुँचना मुश्किल है। तो बेसिकली इंडिया के डिजिटल हेल्थ के आइडियाज़ दुनिया के और भी लोग और भी कंट्रीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर इंडिया में सक्सेसफुली चल गया तो, और जो कि काफ़ी हद तक चल भी रहा है, और हमसे इंस्पायर होकर बाकी कंट्रीज़ भी ऐसा पोर्टल बना रही हैं। क्लियर है ये चीज़। तो ये है। इसके बाद है कंसर्न्स एसोसिएटेड विद डिजिटल हेल्थ। अब डिजिटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स भी हैं। तो पहला है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन डिजिटल कार्ड्स। कहने का क्या मतलब है, अभी इंडिया में जो डिजिटल कार्ड्स हैं, जैसे कि आपका ESIC कार्ड हो गया, PMJ कार्ड हो गया, वो सब अलग अलग है। इस वजह से जब डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डालते हैं तो प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम है इक्विटी एंड एक्सेस इशू, मतलब कि सबके पास डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी और उसको यूज़ करने की नॉलेज नहीं है। जो लोग दूर के गाँव में रहते हैं या जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, वो इससे हो सकता है पीछे रह सकते हैं। जैसे कि आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने बताया कि इंडिया के करीब 30% हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, जिसका असर इलाज पर पड़ता है। ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशूज़। अगर किसी ने बिना परमिशन के तुम्हारा हेल्थ डेटा देख लिया या चुरा लिया तो बहुत बुरी बात हो सकती है, तुम्हारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है और आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकता है। ठीक है। जैसे कि हमें याद है नवंबर 2022 में एम्स पर साइबर अटैक हुआ था, से सर्वर्स बंद हो गए थे और करीब 4 करोड़ पेशेंट्स का सेंसिटिव डेटा रिस्क में आ गया था। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास एल्गोरिथम बायस। एल्गोरिथम बायस ये ना, जो AI टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं वो कभी कभी गलत फैसले ले सकती हैं, जैसे किसी के साथ अनफेयर बिहेव कर सकती हैं। इससे हेल्थ केयर में रेस और एथनिसिटी के बेसिस पर भी फ़र्क हो सकता है। ठीक है। जैसे कि अमेरिका के हेल्थ सिस्टम में AI ने बायस दिखाया था, जिसमें उसने हेल्दी वाइट पेशेंट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी सिकर ब्लैक पेशेंट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि AI को कॉस्ट डेटा पर ट्रेन किया गया था, ज़रूरत पर नहीं। समझ में आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमें हो सकता है, देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो ये AI होता क्या है, AI जो मैं एक मॉडल बना रही हूँ उसको मैं प्रीवियस डेटा से ट्रेन कर रही हूँ। पहले 4-5 दिन का उसको डेटा दे रही हूँ, तब जाके वो आगे कुछ दिन का डेटा प्रिडिक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो पहले उस पेशेंट की हेल्थ कंडीशन बता रही हूँ, तब जाके वो आगे की हेल्थ कंडीशन मुझे प्रिडिक्ट करके दे सकता है। ठीक है। तो हो सकता है जैसे मैं बना रही हूँ तो मैं अपनी तरफ से कुछ उसमें AI में अपना कुछ टच डाल दूँ। समझ में आ रहा है। तो वो ह्यूमन टू ह्यूमन भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उस AI मॉडल को ट्रेन कर रहा है। तो इसी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें ये वाली प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। इसके बाद कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि इंडिया का जो डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो हेल्थ केयर को सब तक पहुंचा सकता है, एफिशिएंट बना सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट और हेल्प करे, जैसे साइबर सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग बना दे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दे, नई टेक्नोलॉजीज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ जैसे यूज़ करे, तो ज़्यादा पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज़ के साथ मिलकर काम कर सकती हैं और टेक्नोलॉजीज़ और भी आगे बढ़ सकती है। समझ में आ गया। तो इंडिया का हेल्थ केयर दुनिया भर में एक एग्जाम्पल की तरह सेट हो जाएगा अगर ये जो प्रॉब्लम्स हमने ऊपर देखी इनको हम लोग सॉल्व करने में सक्सेसफुल रहते हैं। तो ठीक है। इसके बाद छोटी छोटी न्यूज़ है, इनको फटाफट से देखते हैं। तो पहला है रोल ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चिल्ड्रन एक्सप्लोर्ड बाय यूनिसेफ रिपोर्ट। तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ग्लोबल आउटलुक 2025 प्रॉस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन। ठीक है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों के लिए जो डिजिटल सर्विसेज हैं उनको डिलीवर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, तो ये कुछ शेयर डिजिटल सिस्टम्स होते हैं जो पब्लिक या प्राइवेट सर्विसेज को सब तक
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी, मार्केट्स, गवर्नेंस सब कुछ आता है, ठीक है। तो DPI बच्चों की वेलबींग में कैसे हेल्प करता है ये देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है इक्विटेबल एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज, मतलब कि जैसे अगर डिजिटल IDs सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से कनेक्टेड हो तो बच्चों को पूरी लाइफ एसेंशियल सर्विसेज मिल सकती हैं। इसके बाद है इसका एग्जाम्पल एजुकेशन। तो इंडिया का एक प्लेटफॉर्म है दीक्षा प्लेटफॉर्म, वो एजुकेशन में जो गैप है उसको कम करता है, समझ में आया। इसके बाद है हेल्थ, ये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स को इजी बनाता है। जैसे जमाइका में इलेक्ट्रॉनिक इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री से बच्चों के वैक्सीनेशन रेट इंप्रूव हुए हैं कुछ उस तरीके से, तो बच्चे डिजिटल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सके, इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी और इंक्लूजन बढ़ाता है, ये समझ में आ गया। इसके बाद है एनहांसेस सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम, सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम को और अच्छा करता है ताकि बेनिफिट्स सही लोगों तक पहुँच सकें और बच्चों की सर्विसेज के लिए डेटा शेयरिंग इंप्रूव हो सके, समझ में आ गया। लेकिन अब DPI में कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि पहला है पुअर कनेक्टिविटी एंड डिजिटल इनइक्वालिटी। जैसे इंडिया में सिर्फ 43.6% रूरल यूथ 15 से 24 ईयर्स के ईमेल भेज सकते हैं। इसके बाद है पुअर इंटीग्रेशन ऑफ सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम्स इनटू नेशनल ID, इट रेस्ट्रिक्ट्स यूनिवर्सल कवरेज, यानी कि इससे ना सब तक सर्विसेज नहीं पहुंच पाती हैं। और इसके अलावा भी कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अलग अलग सिस्टम्स में ठीक से शेयर नहीं हो पाता है डेटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसीज को लेके इशू है, तो ये है। इसके बाद है कुछ रिकमेंडेशन है इसके लिए जिससे ये चीज़ें ठीक हो सकती है, जैसे डिजिटाइज CRVS सिस्टम। तो CRVS सिस्टम को डिजिटल करो ताकि वो डिजिटल IDs का बेस बन सके, ठीक है। इसके बाद है इनेबल सीमलेस सेफ एंड सिक्योर डेटा एक्सचेंज, यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सर्विस के बीच में डेटा एक्सचेंज ईजी, सेफ और सिक्योर बनाओ। फिर एम्पावर चिल्ड्रन, यूथ एंड देयर फैमिलीज थ्रू डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी, बच्चों, यूथ और उनकी फैमिलीज को डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन और लिटरेसी के थ्रू एम्पावर करो। और उसके बाद है चिल्ड्रंस इनपुट, जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जो बच्चों को अफेक्ट करेगा तो वो आप लोग उनसे फीडबैक भी लो, बच्चों की बात भी सुनो, समझ में आया। तो ये है। इसके बाद है UDAIS 2023-24 रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन। तो रिसेंटली ये जो रिपोर्ट है ना आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ की है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2023-24, ठीक। तो ये रिपोर्ट आपका स्कूल एजुकेशन पर है, जिसमें पहली बार हर स्टूडेंट का डेटा ऑनलाइन कलेक्ट किया गया है। नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम NEP 2020 के हिसाब से इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि ओवरऑल स्कूल एनरोलमेंट्स में कमी आ गई है। फाउंडेशनल लेवल पर 0 ड्रॉप आउट है, लेकिन सेकेंडरी लेवल पर सबसे ज़्यादा है। और बिहार, UP, महाराष्ट्र, इनमें एनरोलमेंट्स में बड़ी ड्रॉप देखी गई है। एलिमेंट्री लेवल पर रिटेंशन रेट अच्छा है और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है आपका सेकेंडरी लेवल को छोड़कर सब जगह थोड़ा कम हो गया है। और उसके साथ साथ असम, उड़ीसा, कर्नाटका, इनमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का सही यूज़ नहीं हो रहा है। साथ ही जो ये आपका UDAIS प्लस है, एक ऑनलाइन सिस्टम है जो स्कूल से डेटा कलेक्ट करता है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स और एनरोलमेंट जैसे पैरामीटर्स पर, ठीक है। और फिर उस डेटा की हेल्प से गवर्नमेंट ट्राई करती है कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, जहाँ जहाँ कमी है उसको एड्रेस किया जाए। तो यही है आपका। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, और दिस इज द लास्ट टॉपिक विच इज़ एम्पावर हर बिज। तो ये आपका नीति आयोग का विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, उन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है ये एम्पावर हर बिज। इसका मीनिंग है सपनों की उड़ान। तो ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2018 में नीति आयोग ने स्टार्ट किया था। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए था जहाँ सब कुछ एक जगह मिल सके। फिर 2022 में ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स का पार्टनरशिप बन गया। अब ये एम्पावर बिज प्रोग्राम ये है क्या? तो इसका मेन काम है जो विमेन अपना बिजनेस चालू करना चाहती हैं या चला रही हैं, उनको वो स्किल्स और रिसोर्सेज देना जो उनको चाहिए। ये उनको मेंटरशिप भी देगा जिसमें वो रिटेल मैनेजमेंट, डिजिटल टूल्स कैसे यूज़ करें, पैसे का हिसाब किताब, फाइनेंशियल लिटरेसी जो होती है वो, बिजनेस को कैसे बढ़ाया जा सके, ये सब चीज़ें सिखाएगा। तो बेसिकली ये प्रोग्राम विमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने और उनके सपनों को उड़ान देने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये था आपका। आई होप आपको समझ आया हो। अगर कोई डाउट हो देन डू लेट मी नो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।